हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अप्लाइड साइंस सॉल्यूशन पे। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे और अच्छे होंगे। आज हम आप सभी को चार्टर्ड इंजीनियर सर्टिफिकेट के प्रॉफिट और लॉसेज के बारे में बताएंगे। तो जैसा कि वीडियो में आपको एलिजिबिलिटी है इंजीनियरिंग डिग्री, तो आप सभी लोग इंजीनियरिंग डिग्री होल्डर होंगे, तभी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल होगी। उसके साथ साथ में अगर आप कहीं अपॉइंटमेंट लेटर पा करके काम कर रहे होंगे या ज्वाइन लेटर पा करके, कहने का तात्पर्य आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तभी आप चार्टर्ड इंजीनियर सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तभी आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी, तभी आप जान पाएंगे कि इसके प्रॉफिट क्या हैं और इसके लॉसेज क्या हैं। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ के प्रॉफिट और लॉस दोनों होते हैं। एक्सप्लेनेशन करना यहाँ हमारा काम है, बाकी आप उस तरीके से समझ सकते हैं इस सर्टिफिकेट टू लेना कितना उचित है या नहीं है। हाँ, एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि जिसकी फीस सन 2001 में 200 रुपये थी, उसकी फीस 2022 में 29,000 रुपये हो गई है। मतलब पिछले 20 सालों में 150 गुना की अगर बढ़ोतरी हुई है फीस में, तो इसका जरूर कुछ न कुछ अच्छा इंपॉर्टेंस है, तभी इसकी फीस में वृद्धि है। तो इसलिए है कि इसका प्रॉफिट और लॉस दोनों के बारे में पूरी चर्चा करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो आप लोगों को काफ़ी अच्छा जानकारी मिल पाएगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि ईयर वाइज जो फी इंक्रीमेंट है उसका क्या है। 2001 में 200 रुपये था। आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, हमने वेब आर्ची के थ्रू गया है यहाँ पे। जैसे बहुत पहले हम आपको बताएं, कोई भी वेबसाइट अगर 1 साल से पुरानी है तो इस वेबसाइट पे जा करके आप डिटेल चेक कर सकते हैं बैक में क्या रहता है। बहुत पहले वीडियो हमने आपको बताए हुए थे इस चीज़ को। ठीक, तो आगे चलते हैं, आपको बताते हैं 2001 में इसकी क्या थी। चार्टर्ड इंजीनियर सर्टिफिकेट जो मेंबर होते थे इसके, कॉर्पोरेट मेंबर होते तो वही चार्टर्ड इंजीनियर सर्टिफिकेट लेते हैं, उसमें इसकी कीमत सिर्फ 200 रुपये थी। ठीक है, अब आगे चल के ईयर वाइज इसकी वृद्धि हुई तो 400 रुपये, उसी तरीके से आगे चल करके 1000, उसके आगे चल के ईयर वाइज में आपका 2000, उसके आगे चल के आपका 5000। इस तरीके से आपका ईयर वाइज क्या है इंक्रीज होता चला गया इसका डेट। ठीक है, 2012 में 75, उसके बाद जो है कि 18 में आपका 8500 रुपये, 8800, 2019 में 11,000 रुपये। ओके, अब जो रिसेंट में मॉडिफाई हुआ है वो 29,500 रुपये इसका क्या है रेट हो गया है। तो कहने का तात्पर्य, अगर आप चार्टर्ड इंजीनियर सर्टिफिकेट चाहते हैं तो इसमें काफ़ी महंगा हो गया। आने वाले समय में भी हो सकता है इसका रेट और इंक्रीज हो जाए, क्योंकि द ईयर टू ईयर क्या है इसका काफ़ी, इसका फीस हाई होती जा रही है। तो इसके इंपॉर्टेंस के बारे में आपको बताएंगे यहाँ पे, इसके प्रॉफिट क्या क्या है उसके बारे में डिटेल आपको बताएंगे। लेकिन प्रॉफिट बताने से पहले हम आपको लॉस बताना चाह रहे हैं, ताकि आपको सही तरीके पता हो सके कि इसे आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, किस कंडीशन में आप ले सकते हैं तो आपको ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। तो चलिए आगे आपको दिखाते हैं पहले लॉसेज के बारे में, मतलब लिमिटेशंस ऑफ चार्टर इंजीनियर सर्टिफिकेशन या सेल्फ सर्टिफिकेशन। मतलब किस कंडीशन में आप लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि लॉस हो गया, या आप अपने सेल्फ सर्टिफिकेशन के लिए ले सकते हैं लेकिन उस कंडीशन में इसका कोई लॉस नहीं है। तो यहाँ पे हमने पूरा डिटेल दिया गया है। तो आपको सबसे पहले लॉसेज बताते हैं, उसके बाद आपको बेनिफिट्स के बारे में बताएंगे। बाकी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं फ्यूचर में इसके बारे में, तो आप इस ईमेल आईडी पे प्रोसेस जान सकते हैं, या फिर इस वेबसाइट पे जाकर के आप डिटेल चेक कर सकते हैं। पूरी डिटेल आपको वहाँ पे आसानी से मिल जाएगी। लेकिन तब तक आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने क्लासमेटों में, साथियों में इस चैनल को जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और अच्छा अच्छा वीडियो ला सके। क्योंकि इंजीनियरिंग डिग्री लगभग मैक्सिमम लोग जो लेते हैं उनके एक ग्रुप होता है, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, तमाम चीज़ें होता है, तो वहाँ शेयर करेंगे तो और लोगों को इस अपडेट के बारे में जानकारी मिल सकेगी। तो उम्मीद है मैंने ये पूरी ओवरव्यू दे दी है। अब आपको हम प्रॉफिट और लॉस के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको जैसा वादा किए कि पहले हम लॉसेज के बारे में बताएंगे, ताकि आप अवेयर हो सके, क्योंकि हर चीज़ का फायदा नुकसान दोनों होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए पहले नंबर में मैंने लिखा है मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपको बता देता हूँ कि जो हमने ओपिनियन व्यू देखा वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर चार्टर्ड इंजीनियर से आपको कोई रेगुलर जॉब नहीं मिलती, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में कोई ऐसा विज्ञापन नहीं निकलता जिसमें लिखा होता है कि आपके पास चार्टर्ड इंजीनियर सर्टिफिकेट रहेगा तभी आपको गवर्नमेंट जॉब लगेगी। आपके बीटेक इंजीनियर पर भी लग सकती है। ठीक, सेकंड चीज़ है, चार्टर्ड इंजीनियर से आपको टीचिंग फील्ड में कोई वर्क नहीं है, जैसे लेक्चरर, प्रोफेसर, इस सब फील्ड में इसका यूज नहीं है। हाँ, इसका जो कॉर्पोरेट मेंबरशिप होता है, जैसे मेंबरशिप होता है AFIE, MIE या AMIE, उन सब का यूज होता है, लेकिन चार्टर्ड इंजीनियर का यूज नहीं होता टीचिंग सेक्टर में। ठीक है, थर्ड है आपका रिसर्च सेक्टर में। रिसर्च सेक्टर में आपका चार्टर्ड इंजीनियर का कोई यूज नहीं है, क्योंकि चार्टर्ड इंजीनियर एक प्रैक्टिस कोर्स है जो इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ ज़्यादा होता है, रिसर्च सेक्टर से कम कम है। ठीक है, इसलिए कोई विज्ञापन में ये चीज़ नहीं दिखती। फोर्थ आपका है कि नो यूज ऑफ चार्टर्ड इंजीनियर इफ नॉट आस्क बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी ड्यूरिंग प्रोवाइडिंग टेंडर। आप अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के तौर पे कोई टेंडर लेते हैं गवर्नमेंट का, अगर वो अथॉरिटी आपसे चार्टर्ड इंजीनियर सर्टिफिकेट नहीं मांगती है, तो आप अगर पहले ही ले लेते हैं तो आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा, उसका कोई यूज नहीं रहेगा।
5वें नंबर पे अगर आप चार्टर्ड इंजीनियर आप टेक्नीशियन लेवल पे जॉब कर रहे हैं, मतलब आप ग्रेजुएट हैं लेकिन आप डिप्लोमा या उससे छोटे लेवल की जॉब कर रहे हैं, तब भी आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होगा। आपके बॉस के पास चार्टर्ड इंजीनियर है, अगर वो प्रेरित करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। 6 नंबर पे आता है कि अगर आपका मतलब जो करंट एम्प्लॉयर है, जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, अगर वो एचआर डिपार्टमेंट नहीं बोलता है कि आप इसे लीजिए, तो उससे पहले अगर आप लेते हैं तो आपके लिए क्या है, एक तरीके का लॉसेज ही है। ठीक है? तो ये सारी लगभग लॉसेज है अगर आप लेते हैं तो। ठीक है? उसके अलावा चार्टर्ड इंजीनियर तब बनाया गया था जब भारत में बहुत चीज़ों का रूल रेगुलेशन नहीं था प्रोफेशनल का। जैसे एनर्जी ऑडिटर होता है, एनर्जी मैनेजर होता है, या वैल्यूअर वैल्यूअर या वेलर का प्रोफेशन होता है, उसके अलावा सर्वेयर होता है, लॉस असेसर होता है, इस सब पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो अगर इन सब फील्ड में अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि जो भारत सरकार की तरफ से गाइडलाइन है, वो वाला सर्टिफिकेट लीजिए, ना कि चार्टर्ड इंजीनियर के लीजिए। चार्टर्ड इंजीनियर तब था जब ये सारे रेगुलेशंस नहीं थे। ठीक है? तो ये जानकारी उम्मीद है आपको समझ आएगी। इसका वीडियो हम आपको यहाँ प्लेलिस्ट में दे देंगे, आप यहाँ से इसके बारे में जान सकते हैं कि अगर इस फील्ड में जाना है आपको तो चार्टर्ड इंजीनियर के बजाय लॉस असेसर, वैल्यूअर्स या एनर्जी ऑडिटर का सर्टिफिकेट लेना चाहिए। ठीक है? तो यहाँ आपको बता दिए। अब आगे बताते हैं आपको 8 नंबर पे कि नो यूज ऑफ चार्टर सर्टिफिकेट स्पेसिफिक प्रोफेशन इफ गवर्नमेंट रिलीज अल्टरनेटिव रूल एंड रेगुलेशन। अलग अलग सेक्टर में अगर उस फील्ड का भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दिए हैं, उस प्रोफेशन जो कौन सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आपको वो लेना चाहिए, न कि चार्टर्ड इंजीनियर लेना चाहिए। जैसे अगर आपका आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग है तो आपको आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग का चार्टर्ड इंजीनियर के बजाय आपका आर्किटेक्चर रजिस्ट्रेशन ज़्यादा प्रॉफिटेबल साबित होगा। उसी तरीके से आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग किए हुए हैं तो उसके जो लाइसेंस होता है एएमई वो सब लीजिए, न कि चार्टर्ड इंजीनियर लीजिए, क्योंकि अलग अलग एक्ट में अलग अलग सर्टिफिकेशन होते हैं। उसके अलावा अगर आपका एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर फील्ड में आपको मार्केटिंग और सेलिंग के लिए अलग अलग एक्ट बनाए गए हैं, उससे जुड़े हुए बिजनेस की पॉलिसी लाई गई है, तो आप उसे करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। जब ये सब आप नहीं पा सकते हैं तब चार्टर्ड इंजीनियर का सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में सैनिटाइजर इंस्पेक्टर का कोर्स है। इस तरीके से आपका जैसे मान लीजिए सिविल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग में चार्टर्ड इंजीनियर से ज़्यादा बेटर है आप एनबीसीसी से रजिस्टर्ड, एनबीसीसी जो होता है नेशनल बिल्डिंग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कोड जो होता है एनबीसीसी, एनबी नेशनल बिल्डिंग कोड एनबीसी होता है, एनबीसी। ठीक है? नेशनल बिल्डिंग कोड जो होता है उसका आप आर्किटेक्चर प्लानिंग जो सर्विस इंटरप्रेन्योर उन सब का रजिस्ट्रेशन करिए, वो ज़्यादा आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है? उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में अगर आपका है, जैसे इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर या फिर इलेक्ट्रिकल वायरमैन तरीके का होता है। तो कहने का तात्पर्य आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, अगर उस फील्ड का भारत सरकार का कोई एक्ट है, उस एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन लीजिए, ना कि आप चार्टर्ड इंजीनियर लीजिए। ठीक है? इसी तरीके से माइनिंग का है, माइनिंग के फील्ड में सर्वेयर का मतलब सरदार का लाइसेंस होता है। इस तरीके अलग अलग फील्ड है आपको यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। तो इस फील्ड का अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं, अगर सरकार की गाइडलाइन है तो उस फील्ड का आप लीजिए, ना कि चार्टर्ड इंजीनियर लीजिए। तो अगर इतने कंडीशनों में अगर आप चार्टर्ड इंजीनियर लेते हैं तो आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। ठीक है? अब क्या है आपको प्रॉफिट के बारे में बताते हैं ताकि आप प्रॉफिट भी जान सके। अगर आप उस फील्ड में वर्क कर रहे हैं तो आप प्रॉफिट के तौर पर भी देख सकते हैं। तो चलिए हम आपको प्रॉफिट के बारे में बताते हैं। तो प्रॉफिट जो है मैं यहाँ पे आपका दूसरा पेज नंबर दिखाया हुआ है, फीस के बारे में बता दें तो प्रॉफिट ऑफ चार्टर्ड इंजीनियर। ठीक है? जो आईआई की वेबसाइट पे दिया गया है वो लगभग इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स के द्वारा जो चार्टर्ड इंजीनियर सर्टिफिकेट दिया जाता है उसके साइट पे दिया गया है। टोटल आपका 8 है। आपका वैल्यूएबल लॉस असेसर ग्रुप में फाइनेंस बैंक में काम कर सकते हैं, कोर्ट में भी चार्टर्ड इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है। आप उसके अलावा म्यूनिसिपल में सिविल सर्विस वर्क के लिए भी आप कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। फॉरेन कंपनी में आप एम्प्लॉयमेंट के तौर पर प्रमोट हो सकते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आप काम कर सकते हैं। उसके अलावा जो है कि ये आईआई का जो सर्टिफिकेट है चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स का वो दुनिया के सबसे बड़े संगठन है, तो इसका क्या है नाम काफ़ी ज़्यादा है, तो आप इसको लेंगे तो काफ़ी प्रॉफिट होगा। यह इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स के वेबसाइट पे दिया गया डिटेल है जो लगभग 6 है। ठीक है? लेकिन हमने और सर्च किया जो उसी के एक लोकल सेंटर उसके 2 वीडियो है। इस वीडियो में लगभग कई फायदे और बताए गए हैं। जैसे आपको बता देते हैं कि रजिस्ट्रेशन है जो वैल्यूअर्स है जो दिया गया आपका प्लांट बिल्डिंग मशीनरी लैंड बिल्डिंग एक्ट में। ठीक है? चार्टर्ड इंजीनियर सर्टिफिकेट लेते हैं तो आपको बिल्डिंग स्टेबलाइजेशन सर्टिफिकेशन अंडर इंडस्ट्रियल सेफ्टी के अंतर्गत काम आता है। स्ट्रक्चरल ऑडिट और प्लांट पेपरिंग होता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर, तो वहाँ पे आपके लिए काम होगा। आर्टिफिकेशन वर्क में वर्क होता है इसका। कैलिब्रेशन ऑफ द टैंक एंड वेइंग स्केल रजिस्ट्रेशन अंडर द वेट मेजरमेंट एक्ट। अलग अलग एक्टों में कहाँ कहाँ चार्टर्ड इंजीनियर का जिक्र किया गया है या उसके वर्क को प्रमोट किया गया। जैसे एनर्जी ऑडिट इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस अंडर डीआईएसएच मतलब डायरेक्टेड इंडस्ट्री सेफ्टी एंड हेल्थ। उसके बाद पैट में काम आता है परफॉर्मेंस आर्चिव एंड ट्रेड इन लार्ज इंडस्ट्री इन ऑल स्टेट। ओके? अंडर फैक्ट्री एक्ट इक्विपमेंट सेफ्टी सर्टिफिकेशन कंपिटेंसी अवार्डेड बाय चार्टर्ड इंजीनियर बाय डीआईएससी डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी। ठीक?
इन सब के न होने पर भी आप अगर चार्टर्ड इंजीनियर तब भी काम आ सकता है। ठीक, DGFT है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, फॉर्मली ऑल पार्ट सच हैंडल सेकंड हैंड जो प्रोडक्ट वैल्यूएशन होता है उन सब चीज़ों में होता है। ठीक, इसी तरीके से आपका अगर 10वां है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एक्टिविटी में काम आता है। चार्टर्ड इंजीनियर सर्टिफिकेशन एडवांस एक इम्पोर्ट लाइसेंस के बारे में डिटेल बताता है, उसके में आपको काम मिल सकता है। इम्पोर्टेड मशीन इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेशन, प्लांट प्रोडक्शन कैपेसिटी सर्टिफिकेट, डिलीवरी कम्पिटेंसी, इन्वायरमेंटल कमिटमेंट, इन सब वर्कों में आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है। ठीक, फॉर वीजा फॉर्मेलिटीज के लिए वैल्यूएशन असेसमेंट वैल्यूएशन के लिए आपको चार्टर्ड इंजीनियर की जरूरत पड़ती है। इंडस्ट्री जो है आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन में होता है, वहाँ पे ऑल मटेरियल यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट के तौर पे आपका चार्टर्ड इंजीनियर सर्टिफिकेट का यूज होता है। जीएसटी में टैक्स एबिलिटी के तौर पे अगर आपका स्टॉक WIP है, होम प्रोडक्शंस का कोई हाउस प्रोडक्शन का कोई डिटेल्स है, तो वहाँ पे आपको चार्टर्ड इंजीनियर की जरूरत पड़ती है सिग्नेचर की। ठीक, इसी तरीके से कई सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्री में जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं वहाँ पर भी अगर जो वेरिफिकेशन के तौर पे काम होता है, वहाँ पे जो इंजीनियर वेरीफाई करता है उसको चार्टर्ड इंजीनियर सर्टिफिकेशन होना चाहिए। ठीक, इसी तरीके के काफ़ी डिटेल्स हैं। उसके बाद आपका स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट हजार्डस मटेरियल कम्पिटेंसी नीडेड में भी आपको चार्टर्ड इंजीनियर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। आपको लास्ट 2-3 बच्चे वो बता देते हैं आपको, जैसे काज ऑफ टेक्निकल लीगल एस्पेक्ट, कोई टेक्निकल लीगल केस चल रहा है जो टेक्निकल एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, तो उसमें ये देखा जाता है कि आपका जो इंजीनियर उस चीज़ को अगर देख रहा है तो वो इंजीनियर चार्टर्ड इंजीनियर वेरीफाइड है या नहीं। ठीक, ठीक उसी तरीके से कस्टम वैल्यूएशन में भी एक्ट में भी आप देखेंगे तो उसमें भी चार्टर्ड इंजीनियर का काफ़ी जिक्र मिलता है। उसके बाद कस्टम एक्ट और कस्टम वैल्यूएशन रूल में भी डिटेल्स होती है। ठीक, अब कुछ विज्ञापन है क्योंकि चीज़ों को बताने के साथ में उसका एविडेंस भी है। आप इस पे जाएंगे PDF डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे आपको चार्टर्ड इंजीनियर का सर्टिफिकेशन दिखेगा कि आप चार्टर्ड इंजीनियर का सेकंड हैंड जो प्रोडक्ट होता है उसके वैल्यू कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल है। तो ये सारी डिटेल्स हैं, आप यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं कि चार्टर्ड इंजीनियर से जुड़ा हुआ, कस्टम एक्ट से जुड़ा हुआ चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक, कई जगह भारत सरकार कहती है इम्पेनल करती है चार्टर्ड इंजीनियर के तौर पे, जैसे मेट्रो में कई एक्टिविटी होती है, अलग अलग जगह होती है, उन सभी चीज़ों में होता है। ठीक, सोलर पावर डेवलपर में, जैसे सोलर सेक्टर में क्या होता है, BOM के तौर पे बिल्डिंग ऑफ मटेरियल को सिग्नेचर करने के लिए, सर्टिफाई करने के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक, आपको जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ जो सोलर एनर्जी का मंत्रालय है उसकी तरफ से लिस्ट भी जारी की जाती है, भारत में कितने चार्टर्ड इंजीनियर हैं लिस्टेड किए गए हैं उस फील्ड के, वही क्या है BOM पे साइन करते हैं। ठीक है, इस तरीके से चार्टर्ड इंजीनियर के काफ़ी फायदे हो गए। पहले हम आपको नुकसान के बारे में बता दिए, तो ओवरव्यू आपको पूरी डिटेल हमने बता दी है। आपको क्या इस इंटरेस्ट है, आपके पास कितना पैसा है, क्या है, उसके हिसाब से आप इसे कर सकते हैं। हाँ, ध्यान रखिएगा इस फील्ड को अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने साथियों को जरूर बताइएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी डिटेल हमने, काफ़ी मेहनत लगती है इस चीज़ को एनालिसिस करने में, चीज़ों को समझाने के लिए, हर चीज़ को करने के लिए। ठीक है, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब रखिए, हो सकता है फ्यूचर में आपके लिए काफ़ी अपडेट आए तो वो भी बताएंगे आपको। यहाँ तो आपको जो 3 से 4 पॉइंट थे सारे के सारे आपको हमने कवर कर दिए। बाकी जो डिटेल आपको बता रहे हैं इसका आपको ब्लॉग दे देंगे नीचे डिटेल में, आप वहाँ भी पढ़ सकते हैं। हमने आपको हिंदी में समझा दिया, अगर आप इंग्लिश में जानना चाहते हैं तो आप पूरे ब्लॉग को पढ़ लीजिएगा आसानी से, वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी और कोई अपडेट होता है फ्यूचर में, उसके लिए आप जो है कि सीधा आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा या ईमेल आईडी से आप क्वेरी को कंफर्म करिएगा। ठीक है, तो पूरी उम्मीद है डिटेल आपको समझ में आ गई। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।